जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट मोटिवेशनल कोट के साथ कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार चमकता है, इच्छा अनुसार नहीं। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाइए, क्योंकि यदि चमकना है एक दिन तो तपना तो पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कीजिए प्रैक्टिस पर डे 5:30 बजे सुबह लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए, यदि बात करें आपको अम्ल का या फिर बात करें धातु का, जब अम्ल और धातु ये दोनों में से कोई एक जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि अम्ल के साथ या धातु के साथ हाइड्रोजन गैस, ये जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यदि बात करें आपको विरंजक चूर्ण के साथ, तो उसमें विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्लोरीन गैस निकलती है, CO2। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि जब विरंजक चूर्ण मतलब CaO और Cl2, यही होता है विरंजक चूर्ण। तो CaOCl2 होगा, तो CaOCl2 है तो इसमें क्लोरीन है, और क्लोरीन है तो इसमें क्या निकलेगा? तो एक क्लोरीन गैस, यानी कि इसकी जब अभिक्रिया हो जाएगी किससे? CaOCl2 की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? CaOCl2 की अभिक्रिया यदि जल से करवाएंगे, H2O से करवाएंगे, तो इसमें क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, आप प्लस में क्या बनता है? Cl2 बनता है। मतलब कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल, ये क्लोरीन गैस रिलीज होती है इससे। क्या? क्लोरीन गैस, क्योंकि CaOCl2 के साथ H2O का अभिक्रिया हो रहा है तो यह बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। इसमें कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब कि NaHCO2 इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं गर्म। अब जब गर्म कर रहे हैं तो इसमें से है क्या चीज? तो इसमें है CO2। तो CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इसमें निकलेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि जो चीज इसमें रहेगा वही तो निकलेगा। अब जो चीज है ही नहीं, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सिर्फ और सिर्फ किससे निकलता है? ये निकलता है गाड़ी के धुआं से। किससे? गाड़ी की धुआं से निकलता है। तो ये ऑक्सीजन गैस कहीं से निकलता ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। क्लोरीन गैस तो हम बता ही दिए थे कि ये जो है सो CaOCl2, यानी कह सकते हैं विरंजक चूर्ण को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्लोरीन गैस निकलती है। तो ना तो ए हो सकता था, ना बी हो सकता था, ना ही डी हो सकता। तो ऑप्शन कौन हो जाता? सी इसका सही आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि धोबन सोडे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, धोबन सोडा होता क्या है? Na2CO2 कह सकते हैं। धोबन सोडा, धोने वाला सोडा Na2CO3, या इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? HCl से करवाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट को अभिक्रिया HCl से करवाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? तो इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, क्योंकि CO3 है तो CO2 ही बाहर निकलेगा। तो इसमें से कौन सी गैस हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस निकलता नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो सिर्फ गाड़ी से निकलता है। और हाइड्रोजन गैस तो हम बता ही दिए थे कि धातु और अम्ल होगा तभी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका आंसर कौन होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि आपको ए के बारे में पता है, बी के बारे में पता है और डी के बारे में पता है कि ये कहाँ से रिलीज होता है। तो बच गया ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा? तो इसमें से यौगिक उत्पन्न होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन है। तो मैग्नीशियम रिबन है तो इसमें देखिए हो जाएगा 2Mg। ये किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये बन जाएगा 2MgO। और यह इस कौन सी गैस निकलेगी? 2MgO निकलेगी, मतलब कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा 2MgO। मतलब ये संतुलित के लिए मैंने 2 लगाया है, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम भी 2 है, इधर मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2, क्योंकि ये दोनों के लिए होता है। तो इसी प्रकार से इसको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट में एक तकिए, इसका समीकरण याद रखना पड़ेगा आपको। 2PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, और जब यह ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें क्या बनता है? 2PbO, मतलब कि लेड ऑक्साइड, प्लस इसमें जो है 4 गो NO2 मतलब नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड बनता है प्लस इसमें क्या बनता है, O2 गैस निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं कि ये 4 यूनिट जो है, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा कि कितना लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो फिर कितना जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, कितना कह सकते हैं मात्रा में, कितना मोल में, तो इसका आगे यूज होगा। तो इसमें याद रखिए कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ये जब ताप की उपस्थिति में गर्म किया, मतलब ताप में गर्म किया जाता है तो 2PbO प्लस 4NO2 और प्लस O2 निकलता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ट्राई नहीं, यहाँ पर डाई होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, क्योंकि डाइऑक्साइड ही निकलता है इसमें से, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, NO2 रहता है, क्या रहता है, NO2 रहता है, तो डाइऑक्साइड ही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होती है। तो जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगी तो यानी कि कह सकते हैं कि Pb लेड हो गया, और यह कॉपर क्लोराइड के साथ Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगी तो फिर क्या बनेगा, तो इसी में होता है लेड क्लोराइड और प्लस कॉपर, ये विस्थापित कर देता है, क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं कि PbCl2 बनता है, मतलब कि लेड क्लोराइड बनता है, तो लेड क्लोराइड का निर्मित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है। देखिए लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं हम कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर क्या हो रहा है, 2PbO, अभी हमने समीकरण बताया था, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। तो देखिए इसमें से कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर 2PbO मीन कि इसको हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 में कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, 4 बन रहा है, तो 1 में कितना बनेगा, 1 में 2 बनेगा, और 2 बनेगा तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 मोल होगा, क्या होगा, NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर, तो सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को क्रिस्टल में तेज गर्म करते हैं तो इसमें से कौन से निकलता है, एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं, जो कि हम बताए थे कि 4NO2 जो है यह भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। तो इसमें नाइट्रेट जो होता है वह भूरे रंग का होता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो कलर होता है वही भूरे रंग का होता है, तो इसमें जो एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। तो देखिए धातुओं को, तो ये जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो जिगजैग लाइन है जो कि उपधातु है, 7 उपधातु, इसके इस पार में है अधातु, क्या है, इधर है अधातु, और इस पार में जितना भी आएगा वो सब क्या है, धातु है। ठीक है, धातु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया, धातुओं को बाईं ओर रखा गया, कहां पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाईं ओर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्या, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु मतलब कह सकते हैं O2, इसमें कह रहा है ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यानी कि एक सिर्फ ऑक्सीजन लिखेंगे तो ये 1 परमाणु हो गया, दूसरा ऑक्सीजन लिखेंगे तो 2 परमाणु हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि O2 लिखते हैं तो इसमें कितने परमाणु हैं, O और O 2 बार है, 2 बार है, तो इस मतलब O2 लिखें, O2 लिखे तो इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 परमाणु हो गए। तो मतलब ऑक्सीजन गैस के जो होते हैं, ऑक्सीजन गैस में 2 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग, अधातुओं का जो व्यापक उपयोग है वह डैश में होता है। देखिए अधातुओं का व्यापक उपयोग, इसमें देखिए कथनत्र मतलब बॉयलर कह रहा है, बॉयलर, तो इस बॉयलर में होता है क्या चीज का उपयोग होता है, आयरन का उपयोग होता है। हवाई जहाज में हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का इसका बॉडी बना हुआ रहता है, तो एल्युमिनियम का मतलब कि ये कह सकते हैं कि आयरन, ये इसमें भी धातु का हो रहा है, इसमें भी धातु का हो रहा है, और मशीनरी यंत्र जितना भी होता है उसमें स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो स्टील भी क्या है, स्टील भी एक धातु का मिश्रण है, तो कह सकते हैं इस तीनों में तो धातु का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन खाद में जो है नाइट्रोजन होता है या पोटेशियम होता है, ये दोनों क्या होता है, खाद होता है। खाद क्या हो गया, ये नाइट्रोजन क्या अधातु है, पोटेशियम तो धातु है पर इतनी मात्रा में पोटेशियम का उपयोग नहीं करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनकी खाद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि सोडियम एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। देखिए सोडियम अग्निशामक यंत्रों में जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी रहता है ऑफिस, उसमें एक सिलेंडर लगा रहता है, ठीक है। तो उस सिलेंडर में क्या भरा हुआ रहता है, तो उस सिलेंडर में देखिए क्या भरा हुआ रहता है, तो उस सिलेंडर में H2SO4 क्या, H2SO4 प्लस इसमें NaHCO3 ये भरा हुआ रहता है, या फिर यहाँ H2SO4 की जगह पर HCl रहता है, ठीक है। कहीं कहीं HCl भरा रहता है, कहीं पर H2SO4 है, मतलब H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि बैटरी कोटिंग में डाला जाता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हम लोग को पेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जैसा अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, तो ये बनाता है Na2SO4, मतलब कह सकते हैं सोडियम सल्फेट, और उसके बाद क्या बनाता है, जल बनाता है H2O और प्लस में CO2 गैस इससे रिलीज होती है, यानी कि इसमें क्या बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बनता है H2O और प्लस क्या बनता है CO2 गैस रिलीज होती है इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें क्या बन रहा है, तो इसमें बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन गैस के दो डैश निरूपित होते हैं। O2 ऑक्सीजन के दो डैश निरूपित करता है, तो यह क्या निरूपित करता है, यह परमाणुओं को निरूपित कर रहा है कि O2 जो है यानी कि O2 है, तो इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें 2 परमाणु हैं, यानी कि ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि डैश के परिस्थितक यानी कि रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन में, जो हम लोग को घर में रहता है ठंडा करने के लिए, वहाँ पर कोई भी सामान को रख देते हैं ताकि ठंडा रहे, खराब ना हो, तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग किया जाता है फ्रियोन में, ठीक है, या फ्रियोन गैस रहता है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फ्रियोन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका और भी देखिए होता है बहुत कुछ, जैसे कि एसी में कह दिया आपको क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो एसी में बात करेगा तो इसमें एसी में किया जाता है R22 का, किसका, R22 का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको बात करें डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें किसका प्रयोग करता है, R134A का प्रयोग करता है। इस सबको याद रखिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज जो होता है, जिसमें कि हम लोग सब्जी जो जैसे आलू और हो गया, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो वहाँ पर NH3 अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, किसका, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है ठंडा रखने के लिए। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश कार्बन का एक रूप नहीं है, तो देखिए हीरा कार्बन का यह रूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का रूप है, और ग्राफीन भी क्लोरीन ये कार्बन का अपरूप है, लेकिन सिलिकॉन नहीं है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। ये तो कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है, क्या है, कार्बन अधातु है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन उपधातु है। तो हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट ये सब क्या है, कार्बन का अपरूप है, पर सिलिकॉन कार्बन का अपरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है अब ग्रेफीन क्या है, तो ग्रेफीन अभी तुरंत हमने पढ़ाए थे, क्या है, अभी तुरंत बताएं कि कार्बन का एक अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। देखिए कार्बन का सबसे अधिक जो है कह सकते हैं कि बहुत अधिक लंबी श्रृंखला होती है, और इसके जो है परिवर्तनशील संयोजकता भी होती है, और सबसे अधिक संयोजकता लगभग कार्बन ही दर्शाता है, ठीक है, और परिवर्तनशील भी होता है। तो इसमें 4 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डायमंड के जैसे प्रत्येक परमाणु में कितने संबंध होते हैं, तो इसमें 4 कार्बन परमाणु लगे हुए रहते हैं। एक कार्बन परमाणु में 4 कार्बन परमाणु बंधे हुए रहते हैं, तो ये डायमंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति होता है। देखिए उभयधर्मी का कुछ उदाहरण याद रखिए आप लोग कि उभयधर्मी में जैसे आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का दिया यानी कि Al2O3 का दिया, या फिर जिंक ऑक्साइड का दिया ZNO, क्या, ZNO जिंक ऑक्साइड, या आपको बात कर दे लेड ऑक्साइड PbO2, या कह दे H2O2, तो ये सब क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 ZNO PbO2 H2O2 ये सब क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए इसके ऑप्शन में कौन सा है, ZNO जिंक ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी प्रकृति के कौन से होते हैं, जिंक ऑक्साइड होते हैं। तो इसके अलावा जो होता है जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, H2O2 हो गया, ये सब क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, इसका मतलब है वह क्या होगा, उभयधर्मी होगा। उभयधर्मी का मतलब क्या हो गया, उभयधर्मी का मतलब तो ही हुआ कि जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उभयधर्मी। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे
धर्मी कहेंगे। तो इसमें देखिए उभयधर्मी का आपको उदाहरण बताए हैं, तो Al2O3 क्या हो जाएगा, या उभयधर्मी हो जाएगा। इसके अलावा यदि ये नहीं रहता ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में क्या रहता ZNO रहता तो वो भी मारते, यदि ZNO भी नहीं दिया था, PbO2 दिया रहता तो ये भी मार सकते थे, या H2O2 रहता तो ये भी मार सकते हैं, या ये पूछता कि कौन सा नहीं है तो ये 3 ऑप्शन दे सकता था, एक अलग दे सकता था। इस प्रकार से आप इसको क्लियर रखिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।